नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ प्रोजेक्ट चीता का औचक निरीक्षण किया। अब खबर भोपाल से है, जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से समत्तो भवन स्थित मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह और मेजर जनरल सुमित भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान राज्य और सेना के बीच समन्वय, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और आपसी सहयोग को लेकर चर्चा की गई। ये मुलाकात रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। विष्णुदेव साय ने दीपक महस्के के पदभार ग्रहण करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, जिन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आज सीजीएमएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री दीपक मस्के जी का पदभार ग्रहण समारोह था। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे स्वास्थ्य विभाग में श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, जो बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान हैं। अब जो दवाई सप्लाई का काम है, दूरस्थ अंचलों में हमारे हॉस्पिटलों में दवाई समय पर गुणवत्ता युक्त पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी सीजीएमएससी की है। और इसका भी गठन कारपोरेशन का जब हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, श्री अमर अग्रवाल जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उसी उद्देश्य से इसका गठन हुआ है। और श्री दीपक मस्के जी के अध्यक्ष नियुक्त होने पर मुझे और पूरा भरोसा है कि और इसमें तेजी आएगी। और स्वास्थ्य जो मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, स्वास्थ्य हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ का ठीक कर पाएंगे। में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। अंबिकापुर के घड़ी चौक में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की भी तैयारी की थी, लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शनकारियों को पानी पिलाकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। हालांकि प्रदर्शनकारी घेराव करने नहीं पहुंचे। सरगुजा के द्वारा आज स्थानीय घड़ी चौक में हमने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का नेशनल हेराल्ड जो केस है उसको लेकर, भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको लेकर आज पुतला दहन किया है। और जो सन 1937 में जो नेशनल हेराल्ड एक जो फर्म एजीआई बनाया गया था, और एजीआई ये कांग्रेस की संपत्ति नहीं थी, इसमें 5000 और अन्य शेयर भी होल्डर थे, उसको अपने खाते में रखकर और नेशनल हेराल्ड जैसे बड़े भ्रष्टाचार को जो 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को अपने नाम पे कराने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की, और चार्जशीट दाखिल करने के बाद जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है, तो उसके बाद जो कांग्रेस के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी के द्वारा और उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान नहीं कर रही है। ये तो ईडी का मामला है और भ्रष्टाचार साफ उसमें दिखता है कि नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस की सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी जी के द्वारा 2000 करोड़ की संपत्ति को अपने नाम पे कराने के लिए एक बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। हमने सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का पुतला दहन यहाँ किया है। अंशुल श्रीवास्तव, युवा मोर्चा जिला महामंत्री, सरगुजा। भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन ही नहीं, मुझे एलआईबी के द्वारा यानी मेरे कार्यालय को सूचित किया गया कि कांग्रेस कार्यालय का भी घेराव करेंगे।
हमारे कार्यकर्ता ने मुझको खबर की, आज हम लोग यानी सनातन धर्म में बैसाख के महीने में पानी पिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चिड़ियों को, पक्षियों को, पशु पक्षियों को, चलते राहगीरों को पानी पिलाया जाता है। लोग तो मंदिर में घड़ा के साथ मीठा उठा भी दान करते, तो सब लड़के लोग व्यवस्था कर रहे थे। तो उन लोगों ने खबर किया, मैं भी पहुंच गया वहाँ, गुड़ पानी वगैरह रखे, आइए आपसे वार्तालाप करेंगे। तो बड़ा मुश्किल है कि जबरा मारे रोने भी न दे। यानी 12 साल पुराने प्रकरण में कौन सा न्यायालय की ऐसी व्यवस्था कि 12 साल से प्रकरण चल रहा है और आज अभी चार्जशीट आप दाखिल कर रहे हो। सीधे सीधे पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के सामने पूरे पार्लियामेंट में डंके के चोट पर कहा था कि अब की गुजरात के चुनाव में एनडीए आपको हराने जा रही है। पार्लियामेंट में कहा था, कोई इधर उधर की बात नहीं है, और नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कहा था। ये कथन कहने के बाद राहुल जी ने अपना ध्यान गुजरात पर केंद्रित किया, अनेक दौरा किया। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अहमदाबाद में AICC सेशन भी किया था। अभी पिछले परसों नरसों 2 दिन गुजरात में ही थे। ऐसे समय में ईडी का चार्जशीट दाखिल करना, सीधे सीधे संवैधानिक संस्था आपका दलाल हो गया है, आपके इशारे पर चल रहा है, ये प्रेरित करता है। और उसको लेके भाजपा, सोनिया जी इस्तीफा दो, राहुल जी, अरे इस्तीफा तो नरेंद्र मोदी को देना चाहिए कि 12 साल से चार्जशीट आपने क्यों नहीं कोर्ट में दाखिल किया। कौन सा न्यायालय का ऐसा व्यवस्था है कि 12 साल तक कैसा आपका इन्वेस्ट। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। जिला बीजेपी इकाई ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड के जरिए बड़ा आर्थिक घोटाला किया है। पार्टी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड की लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया कंपनी को बेच दिया गया, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। आज नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए हैं युवा मोर्चा के माध्यम से। जिस प्रकार से कांग्रेस ने नैरेटिव सेट कर रहे थे कि जबरदस्ती ईडी का छापा करके कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में यह सत्य नहीं है। ये देश को लूटने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। आप नेशनल हेराल्ड के जो 200 करोड़ की संपत्ति है उसको 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को बेचकर, जो यंग इंडिया सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जो संपत्ति, जो कंपनी है, उसको बेचा गया है। निश्चित रूप से देश को करोड़ों का चूना लगाया है। इसी के विरोध में आज हमने पुतला दहन किया है और कांग्रेस कार्यालय को घेराव किया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है और कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है। आवाज क्यों नहीं? हमारा कुछ ही, हम लोग जनता को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों को गुमराह करके भाजपा को बदनाम कर रहे हैं, ईडी को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता को सामने लेकर नहीं आ रहे हैं। उस सामने को लेकर आ रहे हैं हम कि कांग्रेस ने किस प्रकार देश को लूटा है। इस कंपनी को 2 लाख करोड़ की कंपनी को बेचकर 50 लाख में बेचकर चूना लगाने का काम किया है। इसको हम लोगों के जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं। देखिए, उनका काम ही है, अगर कार्रवाई होता है तो निश्चित रूप से ईडी ऐसी कार्रवाई नहीं करते, कहीं न कहीं उनके क्लू रहता है और उन्होंने घोटाला किया इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होता है और विपक्ष में है वो तो बदनाम करेंगे। अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों की 2 श्रेणियां होती हैं, जिनमें से कई मारे जा चुके हैं और अब उनके बीच खलबली मची हुई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जो लोग डर और धमकी के साए में जी रहे थे, वे अब स्वतंत्र होकर नक्सलवाद को छोड़ रहे हैं और स्वेच्छा से मुख्यधारा में लौट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग अब समाज और गांव के साथ मिलकर जीवन जीना सीख रहे हैं। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत इन्हें संरक्षण में लेकर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, ताकि ये लोग बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सके। नक्सलियों की दो श्रेणियां हैं। ऊपर जो सशस्त्र बल उनका है, उसमें से बहुत से लोग मारे गए हैं
और उनमें भी बड़ी खलबली है। आपस में बातचीत चर्चा, जाने कौन किससे चर्चा करता है। आजकल तो ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग चर्चा के लिए सामने आ जा रहे हैं। अब कौन है उचित कौन है अनुचित इसका कोई ठिकाना नहीं हो रहा है। परंतु ये बहुत राहत की बात है कि अब जो बंदूक के दम पर जिन्होंने डरा धमका करके और माओवादी श्रेणी में रखा गया था, संगठन में कुछ पद देकर रखा गया था, वे सब अब स्वतंत्र होकर, आजाद होकर और उन चीजों को छोड़ रहे हैं, स्वतः छोड़ रहे हैं। वे पुनर्वास कर रहे हैं, वे सारे वापस मुख्यधारा में आ रहे हैं और समाज और गांव के साथ जीना सीख रहे हैं, जीना प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे पुनर्वास केंद्र है, पुनर्वास नीति है सरकार की, जो आज तक की श्रेष्ठतम पुनर्वास नीति है। इन सारे माध्यमों से बहुत सारे संस्थानों में, बहुत सारे स्थानों में इनको छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि बस्तर धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है। विकास की कई कल्याणकारी योजनाओं जो उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती थी, अब वे योजनाएं बहुत तेजी से वहां पहुंच रही है। सभी मुख्य धारा में आए और छत्तीसगढ़ का विकास और तेजी से हो। नहीं, निश्चित रूप से बहुत बधाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को। और धीरे धीरे शने शने जिस तरीके से आदरणीय अमित शाह जी और बस्तर धीरे धीरे शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। अपने मूल स्वभाव पुराना बस्तर जिस नाम से जाना जाता था उस ओर अग्रसर हो रहा है और इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। विकास की कई कल्याणकारी योजनाएं जो उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती थी, अब वहां पे समुचित रूप से सरकार की कल्याणकारी योजना बहुत तेजी से पहुंच रही है। आदरणीय अमित शाह जी ने और निश्चित रूप से लक्ष्य रखा हुआ है। मैं बधाई देता हूं, सभी को भी बधाई देता हूं और सभी मुख्य धारा में आए, सभी मुख्य धारा में आए और छत्तीसगढ़ का जो विकास है वो और तेजी से बढ़े। और हमारा जो वनवासी क्षेत्र है, बस्तर है, सरगुजा है, विशेषकर बस्तर का इसलिए कि वो प्रभावित क्षेत्र रहा है, तो अब धीरे धीरे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, विकास कार्यों का हो। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की जो और डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री आवास है, मेहतारी वंदन है, ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं, लोगों को शिक्षा अंदर तक मिले, स्वास्थ्य की सुविधा जाए, इस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है बस्तर। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मुख्यमंत्री जी का। खबर मध्य प्रदेश के नीमच से है, जहां गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीता पुनर्स्थापना योजना के तहत मध्य प्रदेश का दूसरा चीता प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीतों को गांधी सागर में स्थानांतरित किया जाएगा। ये पहल राज्य में चीता संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो वन्यजीवों के संरक्षण में राज्य की भूमिका को और मजबूत करेगी। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीता पुनर्स्थापना योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्रभागीय वन अधिकारी संजय रायखेरे ने बताया कि इस योजना पर पिछले 2.5 साल से काम चल रहा है और अब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें लगभग 2-2.5 साल से स्टार्ट हुआ था काम हमारा चीता पुनर्स्थापना के लिए। तो अभी लगभग फाइनल स्टेज में आ गया और तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो गई। एक बड़ा 64 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा बड़ा इनक्लोजर है। उसके साथ साथ जो है 6 क्वारंटाइन बोमाज है और 2 ट्रीटमेंट बोमा है। और एक हमारा उसके ट्रीटमेंट की दृष्टि से हमारा एक हॉस्पिटल भी एक हमने रिनोवेट कर लिया है। उसमें क्रॉल सिस्टम भी है जिसमें हम 1-to-1 एनिमल का ट्रीटमेंट कर सकें। और उसके साथ साथ हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उनको भी अपग्रेड हम कर रहे हैं, है ना। कुछ जगह बैक वाटर से पानी को लिफ्ट करके प्लेट्यूज में हम ला भी रहे हैं। क्यूबी जो बनाए गए हैं उसमें क्या क्या पैरामीटर, क्या क्या सुविधाएं उनके रहने के लिए ध्यान रखी गई है? क्यूबी में जनरली क्या रहता है, एनिमल की बिहेवियर और उसकी लाइकिंग के हिसाब से, जैसे चीता को माउंट पसंद है तो माउंट है, उनके हिसाब से जो वाटर बॉडी जिस तरह के सॉसर होने चाहिए वो उस तरह के हैं। और शेड एरिया भी है वहाँ पर, उस तरह से प्लान किया है। उनका फीडिंग चैम्बर, फीडिंग एरिया भी अलग रखा है। और जैसे एंट्री होगी, एनिमल की एंट्री या जो भी कीपर अंदर या बाहर जाएंगे तो बाया वो टायर बाथ और फूड बाथ के माध्यम से अंदर जाएंगे, ताकि कोई तरह की किसी तरह की जूनोटिकल डिसीज अंदर या बाहर नहीं हो। सर, ये कितने वर्ग मीटर पर फैला हुआ है? बेसिकली चीते को शिकार को लेकर, उनके पसंदीदा खाने को लेकर क्या कोई तैयारी की गई?
देखिए, पसंदीदा खाना में तो यहाँ पर जो हमारा लैंडस्केप है गांधी सागर, ये चिंकारा नेचुरली यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रीड कर रहा है, तो वहाँ पर अच्छी ब्रीडिंग है उसकी यहाँ पर। उसके साथ साथ चीतल भी कान्हा टाइगर रिजर्व से या वन विहार से या नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सभी जगह से चीतल भी प्री-ऑगमेंटेशन उसमें बाड़ों में डाला जा रहा है ताकि वो ब्रीड करे और सरप्लस को हम उनको देते रहें बाहर। कितने जगह पर फैला हुआ है और तैयारी क्या कब तक शुरू होने की संभावना है? लगभग हमारी तैयारियां हो गई और एरिया जो है वो 64 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है, फेंस एरिया हमारा कवर्ड एरिया है। उसमें से अभी 15.4 हेक्टेयर में हम इसको स्टार्ट करेंगे, एक पार्टीशन में, फर्स्ट जो खेमला पार्टीशन है उसमें चालू करेंगे। अभी स्टार्टिंग में तो कूनों से ही, क्योंकि कूनों में बहुत अच्छी ब्रीडिंग हुई है तो वहीं से इसका प्लान बन रहा है। कितने चीते लाए जाएंगे स्टार्टिंग में? अभी जो हमारी जो जानकारी है कि 2 चीतों को स्टार्ट किया जाएगा उस पार्टीशन में। अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मणिपुर में राज्यपाल के साथ हुई बैठक को लेकर जानकारी दी। सिंधिया ने बताया कि मणिपुर में राज्यपाल के साथ कल एक सफल और प्रगतिशील बैठक हुई, जिसमें मणिपुर के विकास कामों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ मिलकर राज्य के लिए रोड मैप तैयार करने पर चर्चा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च स्तरीय कामों के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की 8 समितियां बनाई गई थी और 8 मुख्यमंत्रियों से एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया गया था। इस बैठक में मणिपुर के राज्यपाल खेल क्षेत्र में उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। कल बहुत सफल और बहुत ही एक प्रगतिकारक बैठक हुई मणिपुर में राज्यपाल महोदय जी के साथ, जहां मणिपुर के विकास के कार्यों पर और मणिपुर की आने वाले दिनों में मानचित्र केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ मिलकर हमें कैसे बनाना होगा, उस पर 2 घंटे की हमारी बैठक हुई। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री जी करते हैं, उसमें 8 कमेटी हम लोग ने हाई लेवल टास्क फोर्स गठित किए थे 8 विषयों पर, और एक मुख्यमंत्री को एक हाई लेवल टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने का निवेदन किया था। तो राज्यपाल मणिपुर जिस टास्क फोर्स की अध्यक्षता कर रहे हैं वो खेल के क्षेत्र में, उसकी भी मीटिंग वर्चुअली बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ, मुख्य सचिवों के साथ मणिपुर में ही हम लोग ने किया था और बहुत अच्छी विस्तृत मीटिंग हुई है, जिससे आधार पर मणिपुर के आने। छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक खबर सामने आई है, जहां 9 महिला नक्सलियों समेत 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। डीआईजी सीआरपीएफ आनंद सिंह राजपुरोहित ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इनमें से 2 नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का इनाम है, जबकि 2 अन्य पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उन्होंने कहा कि इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती और सरकार की पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आत्मसमर्पण करने वाली सभी लोग अब मुख्य धारा में लौटकर समाज के लिए बेहतर काम करेंगे। कुल 22 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष और 9 महिला नक्सली है। इनमें से 2 नक्सली 8-8 लाख रुपए के इनामी हैं, 2 नक्सली 5-5 लाख रुपए के, इसके अलावा 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और अन्य अलग अलग इनाम के रिवार्डी हैं। आप सभी जैसे जानते हैं कि जिस प्रकार से फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट इंटीरियर एरिया में बढ़ता जा रहा है, नए कैंप खुल रहे हैं, सरकार की जो पुनर्वास नीति है नक्सल्स के लिए, उससे प्रभावित होकर नक्सल धीरे धीरे आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में वापस शामिल हो रहे हैं। तो आज जिन 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है,
हम उनका समाज की मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में स्वागत करते हैं और हम आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करते हैं कि ये लोग समाज के लिए अच्छा काम। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।